Hello kittens and welcome to our channel Mindful Cats. So class 11th, this is your very first video of psychology and we are super excited to help you in this journey. Psychology एक बहुत ही interesting subject है and we really hope कि आप लोग इसमें अच्छा score कर सकें and आपका interest end तक बना रहे. So now let's get started. Okay, so the first chapter is what is psychology? हम लोग साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं दैट साइकोलॉजी का रियल मीनिंग क्या है. सो हम चैप्टर की एक बार चेकलिस्ट देख लेते हैं. सो इसमें हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे, देन हम लोग साइकोलॉजी का मीनिंग समझेंगे, हम लोग माइंड और बिहेवियर को समझेंगे, उन दोनों के बीच का रिलेशन समझेंगे, हम लोग कुछ पॉपुलर नोशंस देखेंगे अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, एवोल्यूशन देखेंगे साइकोलॉजी का, डेवलपमेंट देखेंगे साइकोलॉजी स्कूल्स का इन इंडिया, देन ब्रांचेस देखेंगे हम साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन देखेंगे एंड साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ देखेंगे. सो साइकोलॉजी, आप लोगों ने जब साइकोलॉजी ली थी तो आप लोग के माइंड में ज़रूर आया होगा दैट यू विल बी एबल टू रीड अदर पीपल्स माइंड. आप लोग प्रिडिक्ट कर पाओगे कि वो लोग बिहेव कैसा कर रहे हैं, राइट. बट साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग बिहेवियर या फिर ये कोई मैजिक नहीं है. साइकोलॉजी इज़ अ ह्यूमन साइंस. साइकोलॉजी इज़ अ ह्यूमन साइंस that studies about human nature, consciousness, attention, learning, memory and motivation. ये कोई मैजिक नहीं है. दिस इज़ अ साइंस जिसमें कि हम ह्यूमन की नेचर समझ सकते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, ये सब कुछ डीप में स्टडी कर सकते हैं. सो आप लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. साइकोलॉजी जो टर्म है ये दो वर्ड से बनी है, साइक एंड लोगस. सो साइक जो है उसका मीनिंग होता है सोल. ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, सोल एंड लोगस का मीनिंग होता है साइंस या फिर स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट. तो साइक लोगस लाइक सोल की जो स्टडी है उससे टर्म डिराइव हुआ साइकोलॉजी. बट ये जो सोल वर्ड है, ये सोल वर्ड अब यूज़ नहीं होता बिकॉज सोल इफ़ यू से सोल हम लोग देख नहीं सकते हैं. सोल जस्ट वी हैव गिवन अ कॉन्सेप्ट, हम लोग सोल देख नहीं सकते हैं. एंड साइंस में वी डोंट स्टडी थिंग्स जिनको हम एक्चुअली रियल लाइफ में देख नहीं सकते हैं या फिर उनको मेजर नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम लोगों ने सोल वर्ड को अब कैंसिल आउट कर दिया है एंड अब हम लोग माइंड या फिर जो बाकी वर्ड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं वो यूज़ करते हैं. सो अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे साइकोलॉजी की. सो साइकोलॉजी, a scientific discipline which deals with mental processes underlying human experience and behavior. It studies the range of phenomena spread over several levels with individual, didactic, and group and organizational. These levels also have biological as well as social basis. तो जो हमारी साइकोलॉजी है ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें हम लोग मेंटल प्रोसेसेस के साथ डील करते हैं. मेंटल प्रोसेसेस मतलब हमारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उन सब के साथ डील करते हैं. एंड ये सब जो होती हैं ये हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर के लिए एक बेस सेट करती हैं. एंड जो साइकोलॉजी होती है इसमें हम स्टडी करते हैं अ रेंज ऑफ फिनोमेना जो काफ़ी सारे लेवल्स पर स्प्रेड होते हैं. जैसे कि एक इंडिविजुअल को हम स्टडी कर सकते हैं, हम दो पर्सनस को स्टडी कर सकते हैं, हम एक ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं या हम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं. और ये जो लेवल्स होते हैं ये बायोलॉजिकल या फिर सोशल बेसिस पर होते हैं. बायोलॉजिकल मतलब या तो हेरिडिटरी होगा, आपको बाय बर्थ ये चीज़ मिली हुई है, या फिर सोशल बेस होगा लाइक आपकी इन्वायरमेंट या फिर आपकी सोसाइटी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है. नाउ अब हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. लाइक वी स्टडी 3 टर्म्स, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. ये बेसिकली हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन का बेस सेट करते हैं. तो अब हम तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे. लाइक मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस क्या होती है? व्हेन एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल टू द एक्सपीरियंसिंग पर्सन दे आर रेफर्ड टू एज स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेसेस. जब हम लोग के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इंटरनल होते हैं तो फिर इनको हम लोग एक पर्सन की कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसकी अवेयरनेस कह सकते हैं या फिर मेंटल प्रोसेस कह सकते हैं. मेंटल प्रोसेस अब हम यूज़ कब करते हैं? इट इज़ यूज व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तब हम अपनी मेंटल प्रोसेस यूज़ करते हैं. जब हम लोग को कुछ जानना होता है, कुछ लर्न करना होता है, कुछ याद करना होता है, तब हम मेंटल प्रोसेस यूज़ करते हैं. जब हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर एस्पेक्ट लिंक करके कुछ परसीव कर रहे होते हैं तब हम लोग मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं.
अब आता है एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं नेचर, लाइक पर्सन टू पर्सन ये डिफर करते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर बार की एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होने चाहिए। So these are subjective in nature and are embedded in our consciousness, awareness. कॉन्शियस माइंड हम लोग का होता है जिस थॉट्स, जिन चीज़ों के बारे में हम अवेयर हो उसको हम सबको कॉन्शियस कहते हैं। तो जो हम लोग का एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमारे कॉन्शियसनेस में एम्बेडेड होते हैं और ये डिपेंड करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस पे ऑफ अ पर्सन। हमारी जो इंटरनल लाइक हम लोग की खुद की मेंटालिटी, हम लोग की खुद की कंडीशन, पर्सनल थॉट्स एंड कंडीशंस क्या है उस पर, एंड हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस किस तरीके से शेप हो रहे हैं। अब आता है बिहेवियर। जो बिहेवियर होता है हम लोग कह सकते हैं बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स मेड बाय अस टू एनी सिचुएशन और कंडीशन। हमारे सामने कुछ भी एक सिचुएशन आई है या कोई कंडीशन आई है उसमें हमने जो कुछ भी रिस्पॉन्स किया वो हम लोग का बिहेवियर है। वो जो बिहेवियर होता है वो ओवर्ट हो सकता है लाइक विजिबल बिहेवियर जो हम देख सकते हैं, या फिर कॉवर्ट हो सकता है लाइक अननोटिसेबल बिहेवियर, इननेट जो हमें नहीं दिखता बिहेवियर बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो दिस ओवर्ट बिहेवियर और कॉवर्ट बिहेवियर। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो बिहेवियर होता है ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच का एसोसिएशन है। स्टिमुलाई क्या होता है, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं लाइक एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन मिलता है, तो स्टिमुलाई इज हमारा कोई भी एक्शन, उसके बदले में हमको एक रिएक्शन मिला, रिस्पॉन्स मिला। तो एक्शन और रिएक्शन, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच की जो एसोसिएशन होती है वो हमारा बिहेवियर होता है, और ये एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। अब आता है बिहेवियर एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। हम लोग ये क्यों कह रहे हैं साइकोलॉजी की एक डिसिप्लिन है, इट इज़ अ डिसिप्लिन जिसमें कि हम ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग बिहेवियर्स को एज अ साइकोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमारी जो सर्टेन मेंटल प्रोसेसेस हैं वो एक सर्टेन बिहेवियर को कैसे रिजल्ट करती हैं। एंड साइकोलॉजी जो एज अ डिसिप्लिन है उसको हम दो पैरेलल स्ट्रीम्स के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, एक तो नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। अब हम नेचुरल साइंस देखेंगे। नेचुरल साइंस में हम लोग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल के थ्रू साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। इस मॉडल के थ्रू जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी और काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए लाइक मोटिवेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, जो कि हम आगे 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। एंड देन सोशल साइंस मतलब एक ह्यूमन जो है वो अपने सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है। सोशल मतलब हमारी सोसाइटी, उसमें लोग भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। कल्चर हो गया हमारी प्रैक्टिसेस, हम लोग के बिलीव्स। तो हमारे सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से जो एक पर्सन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, उसकी कम्युनिटी, उसका सोशल कल्चर लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सब इन्फ्लुएंस करता है। अब आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी में ये जो माइंड वर्ड है ये दो लोगों ने दिया था, स्पेरी एंड पेनरोज। स्पेरी वॉज अ न्यूरोसाइंटिस्ट एंड पेनरोज वॉज अ फिजिसिस्ट। इन लोगों ने साइकोलॉजी में माइंड वर्ड ऐड किया था। तो अब हम माइंड और बिहेवियर के बीच का एक लिंक देखेंगे। तो जो माइंड होता है और ब्रेन, हम लोग माइंड और ब्रेन देखते हैं पहले। ब्रेन हो गया हम लोगों का ऑर्गन, लाइक जो हमारे सर में है दैट ऑर्गन, वो हम लोग का माइंड हो गया। एंड माइंड के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है लाइक जो मेंटल प्रोसेसेस चल रही हैं उसको हम कहेंगे हमारा माइंड। आई एम सॉरी, ब्रेन के अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस चल रही हैं उनको हम कहेंगे हमारा माइंड। और ये जो फिजिकल ऑर्गन है, ये जो शेप मैंने बना दी, ये हमारा ब्रेन हो गया। तो जो माइंड है वो ऑब्वियसली ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर बॉडी ही नहीं है तो अंदर का सामान एग्जिस्ट कैसे करेगा, अंदर फंक्शनिंग कैसे होगी। पर लेकिन माइंड को हम लोग एक सेपरेट एंटिटी की तरह स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन माइंड एंड द बॉडी। पहले भी ये परसीव करते थे कि ये जो माइंड है ये अपना अलग से फंक्शन करता है एंड माइंड का जो हम लोग बिहेवियर कर रहे हैं उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। बट लेकिन विथ टाइम न्यूरोसाइंसेस ने ये क्लियर किया कि हमारा जो माइंड है और हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो बॉडी है, उनके बीच में एक रिलेशन है। यूज़ ऑफ मेंटल इमेजरी विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, फोबियाज वर क्योर्ड। एंड इसके दो हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हमने मेंटल इमेजरी यूज़ करी। मेंटल इमेजरी मतलब एक पर्सन है, उसको कुछ भी प्रॉम्प्ट दिया, जैसे हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं एंड वो हम लोग को बदले में कुछ बना कर देती है।
वैसे ही हम लोग अपने ब्रेन को कुछ प्रॉम्प्ट देंगे, उनसे कुछ मेंटल इमेजरी करवाएंगे, जिस वजह से वो विजुलाइज करने से फोबियाज क्योर हो सकते हैं। सो हमने मेंटल माइंड को यूज़ करके एक बिहेवियर, फोबियाज में इंसान डरता है तो हमने माइंड को यूज़ करके बिहेवियर सही करा। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अनदर एग्जाम्पल है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये वर्ड आप 12th में बहुत अच्छे एंड प्रिसाइज वे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी फन कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोगों ने ये कहा कि इसमें आप साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसका वर्ड देखिए आप वर्ड से समझ जाएंगे। साइको न्यूरो मतलब हमारा माइंड एंड इम्यूनोलॉजी मतलब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, हमारा इम्यून सिस्टम। तो इसमें हम लोग अपने माइंड को एक पर्टिकुलर माइंडसेट में डालकर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूव हुई। अब आते हैं हमारे पास कुछ पॉपुलर नोशंस। नोशंस मतलब कुछ बिलीव्स, कुछ पॉपुलर बिलीव्स अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। तो एक हम लोग कुछ कॉमन सेंस मानते हैं। कॉमन सेंस और साइकोलॉजी को काफ़ी बारी कंफ्यूज किया जाता है, पर ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। साइकोलॉजी एक साइंस, एक मोर प्रिसाइज चीज़ है, एंड कॉमन सेंस इज जस्ट हम लोग के अजम्पशंस। सो कॉमन सेंस इज नेवर इक्वल टू साइकोलॉजिकल स्टडीज। ये चीज़ आपको सेट करनी है। अब जो कॉमन सेंस होती है इसमें हम लोग कह सकते हैं एक थॉट है कि जो साइकोलॉजी है उसको हम एज अ साइंस यूज़ करते हैं। मतलब साइकोलॉजी जो चीज़ होती है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान का बिहेवियर क्या होगा, इंसान क्या बिहेव करने वाला है। जैसे आई सेड एक मैजिक, एक माइंड रीडिंग हो गई, स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर में बताया था साइकोलॉजी, बट वो चीज़ नहीं है। कॉमन सेंस कहता है कि साइकोलॉजी ऐसा है जैसे कि हम सब लोग को लगता था साइकोलॉजी पढ़ने से पहले, बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी जो होती है वो एक बिहेवियर जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसको एक्सप्लेन करती है कि ये बिहेवियर क्यों हुआ। साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है एन ऑलरेडी अकर्ड बिहेवियर। कॉमन सेंस हम लोग को ये बताती है कि जो एक इंडिविजुअल होता है इज नॉट एबल टू परफॉर्म बेस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। पर लेकिन ये गलत है। हमारी जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है काफ़ी अच्छे से तो आप ऑडियंस के सामने तो बल्कि ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज दूसरों की जो प्रेजेंस होती है वो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में हेल्प करती है। नाउ वी हैव एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। हमारा जो साइकोलॉजी है वो अभी तक एवोल्यूट कैसे करा है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है विल्हेम वुंड। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल सबसे पहले सेटअप किया था। ही यूज द मेथड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, लाइक टू नो अबाउट आवर सेल्व्स, टू गेट अवेयर ऑफ आवर फीलिंग्स, तो उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। उन्होंने ये मेथड यूज किया था टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। पर लेकिन ये जो इनका मेथड था बाकी सब साइकोलॉजिस्ट को इसने सेटिस्फाई नहीं करा, इस वजह से न्यू स्कूल्स जो है ये इंट्रोड्यूस हुए थे। नाउ वी हैव फंक्शनलिज्म। ये विलियम जेम्स ने दिया था टू स्टडी ह्यूमन माइंड। He argued that psychologists should study what the mind does and how behavior functions in making people deal with their environment. उन्होंने कहा कि हम लोगों को फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि हम लोग का जो माइंड है वो क्या करता है एंड कैसे वो बिहेवियर जो फंक्शन होता है उसको फंक्शन करवाता है, एंड लोग जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे डील करते हैं। He said that consciousness as an ongoing stream of mental processes interacting with the environment formed the core of psychology. उन्होंने कहा ये जो साइकोलॉजी का जो कोर है ये फॉर्म होता है by the consciousness of an ongoing stream of mental process interacting with the environment. Like एक पर्सन है उसका जो कॉन्शियस, लाइक जो उसका अवेयरनेस थॉट, लाइक जो थॉट्स जो उसके माइंड में करंटली चल रहे हैं, जब वो उन थॉट्स को, उन मेंटल प्रोसेस को अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करवाता है, वो हमारी साइकोलॉजी का कोर फॉर्म करती है। नाउ वी हैव गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट का मतलब देखिए दैट इफ वी हैव दिस, ये एक ट्रायंगल है बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है यहाँ बीच बीच में से, बट लेकिन इसको हम लोग परसीव करेंगे एज अ ट्रायंगल। दिस इज होल। मतलब एक जो ह्यूमन होता है हमारी टेंडेंसी होती है कि अगर एक हमारे पास ऐसा फिगर भी है हम तब भी उसे एज अ होल परसीव कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट एज
अ फ्यू लाइन्स, हम लोग उसको एज अ ट्रायंगल परसीव कर रहे हैं. सो दिस इज गेस्टाल्ट, लाइक होल जो वर्ड है उसको हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वॉज इमर्ज्ड एज अ न्यू स्कूल इन जर्मनी. In this, it is shown that what we experience is more than the inputs received from our environment. Experience is holistic, it is a gestalt. इनके कहने का मतलब है जैसे कि ये हमारा इनपुट है, ये हम लोग को दिया गया, पर लेकिन हमने परसीव क्या किया कि ये पूरा ट्रायंगल है. मतलब जो हमारा इनपुट था उससे ज़्यादा हम लोग का आउटपुट निकल कर आया है. ऐसी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में उन्होंने ये बताया कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हम लोग को एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो बस इतू से मिलते हैं, बट लेकिन जो हम बाद में आउटपुट निकालते हैं वो इतना बड़ा होता है. लाइक इट्स मोर देन द इनपुट वी पुट इन. इसका मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होलिस्टिक होते हैं, एक गेस्टाल्ट होते हैं. ना जॉन वॉटसन, उन्होंने बिहेवियरिज्म को एस्टैब्लिश किया था, इन विच ही डिनाइड द आइडिया ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियसनेस. अभी हम लोगों के विलियम वुंड ने इंट्रोस्पेक्शन का आइडिया दिया था एंड इन लोगों ने कॉन्शियसनेस का आइडिया दिया था. तो जॉन वॉटसन ने इस दोनों आइडियाज को डिनाई कर दिया. As per him, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable. Again, यहाँ पे जो हमारा सोल वर्ड था उसको यहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो ऑब्जर्वेबल है एंड वेरीफाइबल है. एक पर्सन के माइंड में जो चल रहा है वो वेरीफाइबल नहीं है, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि वो अपने इनपुट्स अच्छे से नहीं बता रहा है, कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है. इसलिए जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो वेरीफाई कर सकते हैं, हमें सिर्फ उसी को स्टडी करना चाहिए इन साइंटिफिक साइकोलॉजी. ना सिगमंड फ्रॉइड, आपने इनका नाम सुना ही होगा. सिगमंड फ्रॉइड गेव साइकोएनालिसिस. ही व्यूड ह्यूमन बिहेवियर एज अ डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. He viewed human beings as motivated by unconscious desire for gratification of pleasure seeking. तो सिगमंड फ्रॉइड ने हमेशा से एक बात बोली है दैट हम लोग के जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी बिहेवियर करते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय आर अनकॉन्शियस डिजायर्स. हम सब ह्यूमंस के कुछ अनकॉन्शियस डिजायर्स होते हैं, लाइक डिजायर्स जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फीड है एंड वो फुलफिल्ड नहीं है. तो अनकॉन्शियस अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे माइंड में जिनको सही करने के लिए, जिनकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं और हम लोग कुछ भी बिहेवियर करते हैं. इसमें हम लोग का डिजायर जो होता है वो होता है ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेजर सीकिंग. नाउ वी हैव ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कार्ल रॉजर्स ने दिया था एंड अब्राहम मैस्लो ने दिया था. एम्फसाइज द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल. कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने बोला दैट ह्यूमन जो होते हैं उनकी कुछ एक पोटेंशियल होती है. तो ह्यूमंस जितना भी काम करते हैं दे वांट कि वो अपना पोटेंशियल अनफोल्ड करें. लाइक दे हैव अचीव दिस, now they have to achieve this, after achieving this they have to achieve this. like human needs are never ending. हम लोगों ने अगर ये अचीव कर लिया तो हमें ये अचीव करना है, फिर हमें उससे बड़ा करना है. लाइक हम लोगों को अपना पोटेंशियल जो है वो अनफोल्ड करते रहना है, हम लोग को अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है. देन एस्पेक्ट्स ऑफ गेस्टाल्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म वर कंबाइंड. जो हम लोग का गेस्टाल्ट अप्रोच था एंड जो फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म था उसको कंबाइन किया गया एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव विच फोकसेस ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड. कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग. सो कॉग्निशन जो वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉग्निशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ नोइंग. हम लोग चीज़ें जान रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो फंक्शनिंग है उसको हम कहते हैं कॉग्निशन. एंड ये गेस्टाल्ट अप्रोच और स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच को कंबाइन करके ये पर्सपेक्टिव बना है. नाउ वी हैव मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इट व्यूज ह्यूमन बीइंग्स एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड्स थ्रू देयर एक्सप्लोरेशन into the physical and the social world. This view is sometimes called constructivism. मतलब जो हमारी मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बीइंग्स को देखती है एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड्स टू देयर एक्सप्लोरेशन. मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग एक्टिवली हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, उससे हम लोग अपना जो माइंड है उसको कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं एक्टिवली. लाइक हम लोग अपडेट करते रहते हैं into the physical and social world.
दिस व्यू समटाइम्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, लाइक हम कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं. नाउ वी हैव डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा था? So, the modern era of Indian psychology began in the Department of Philosophy 1916 at Calcutta University. Here, the first syllabus of experimental psychology was introduced and the first psychology laboratory was established in 1915. The Calcutta University started the first department of psychology in 1916 and another department of applied psychology in 1938. ये सब डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट MCQs में आ सकता है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कैलकटा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इंडिया में साइकोलॉजी एस्टैब्लिश किया गया था, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी. 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एस्टैब्लिश हुआ था एंड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टैब्लिश 1915 में हुई थी. कैलकटा यूनिवर्सिटी started the first department of psychology in 1916 and other department of applied psychology in 1938. The beginning of modern experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by the Indian psychologist Dr. N.N. Sen-Gupta. You have to remember his name, Dr. N.N. Sen-Gupta. He influenced the Calcutta University, who was trained in USA in the experimental tradition by Wilhelm Wundt. विल्हेम वूंड के एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन में डॉक्टर N.N. सेन-गुप्ता वॉज ट्रेंड इन USA एंड उन्हीं की इन्फ्लुएंस में आकर कैलकटा यूनिवर्सिटी जो थी वो उसका बिगिनिंग हुई थी. प्रोफेसर G. Bose was trained in Freudian psychoanalysis. He established Indian Psychoanalytical Association in 1922. Department of Psychology in the universities of Mysore and Patna were other early centers of teaching and research in psychology. And then we have Professor G. Bose, जिन्होंने Sigmund Freud की जो psychoanalysis थी उसमें वो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एंड उन्होंने इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन 1922 में एस्टैब्लिश किया था. There are 2 centers of excellence in psychology supported by the UGC at Utkal University, Bhubaneswar, and at the University of Allahabad. About 70 universities in India offer courses of psychology. Now, phases of modern psychological development. Durganand Sinha, in his book Psychology in a Third World Country, The Indian Experience, published in 1986, traces the history of modern psychology as a social science in India in 4 phases. तो दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी बुक में हम लोगों को जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी जो हिस्ट्री है एज अ सोशल साइंस वो 4 phases में दी है. फर्स्ट फेज जो था इट एम्फसाइजेज ऑन एक्सपेरिमेंटल, psychoanalytic and psychological testing research. It primarily reflected the development of the discipline in Western countries. जो फर्स्ट फेज था उसमें एक्सपेरिमेंटल और psychoanalytic and psychological testing research पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था. ये प्राइमरली रिफ्लेक्ट करता है डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न कंट्रीज. जो सेकेंड फेज था हमारा दैट वाज एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. इंडिया में साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो एक्सपैंड हुई. इंडियन साइकोलॉजिस्ट शोड अ डिजायर टू हैव एन इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग द लिंक वेस्टर्न साइकोलॉजी टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. फेज 1 में सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा था. फेज 2 में जो हम लोग का इंडियन साइकोलॉजिस्ट है उनका डिज़ायर आया कि हम लोग को अपनी इंडियन साइकोलॉजी, अपनी इंडियन आइडेंटिटी इंक्लूड करनी है, तो उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी को लिंक किया. थर्ड फेज जो था दैट वाज phase of problem oriented research in India. Psychologists became more focused on addressing the problems of Indian society. Psychologists emphasized the significance of research which is of relevance to our situation. उन लोगों ने साइकोलॉजिस्ट ने इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा हाईलाइट करा. वेस्टर्न कल्चर अब पीछे जाता जा रहा था. नाउ फोर्थ phase of indigenization. Besides rejecting the Western framework, Indian psychologists stressed the need for developing an understanding based on a framework which was culturally and socially relevant. It oriented from Indian culture context and was relevant for society. यहाँ तक वेस्टर्न कल्चर को एकदम पीछे कर दिया था. नाउ इन फोर्थ फेज बिसाइड्स रिजेक्टिंग, वेस्टर्न फ्रेमवर्क को रिजेक्ट नहीं करा बट
वेस्टर्न फ्रेमवर्क को समझा एंड उसे इंडिया का जो कल्चर और सोसाइटी है उसके फ्रेमवर्क में पुट कर समझा एंड जो रेलेवेंट चीज़ें थी उन्हें निकाला. इट ओरिएंटेड फ्रॉम द इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड वाज रेलेवेंट फॉर आवर सोसाइटी. एंड ये जो न्यू हम लोग के कॉन्सेप्ट्स बने थे ये हमारी सोसाइटी, हमारे इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में इन फेवर थे. हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की. लाइक जो साइकोलॉजी है उसके भी कुछ फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम पर्टिकुलरली मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर और हमारे फिजिकल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें हम डेवलपमेंट थ्रू आउट अ लाइफ स्पैन, हमारी लाइफ स्पैन के थ्रू आउट जो कुछ भी हमारे अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं वो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. देन सोशल साइकोलॉजी, इसमें हम रिलेशन विद आवर सोसाइटी इसके बारे में पढ़ते हैं. क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, इसमें हम हमारे कल्चर के साथ जो हमारा रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग हमारी नेचर से जो हमारा रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं. देन वी हैव हेल्थ साइकोलॉजी, इसमें हम लोग रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का हमारी हेल्थ पे क्या रोल है हम वो स्टडी करते हैं. क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम लोग जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं इसका 12th क्लास में कंप्लीट चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करते हैं. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजी, मतलब हमारी वर्क प्लेस बिहेवियर जो होता है, लाइक इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस पे जो बिहेवियर होता है उसकी साइकोलॉजी स्टडी करते हैं. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन की साइकोलॉजी स्टडी करते हैं. एजुकेशनल में हम स्कूल स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पे स्टडी करते हैं. एंड देयर आर मैनी अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी लाइक स्पेस साइकोलॉजी एंड furthermore many areas and many branches of psychology. Now we have psychology and other disciplines. Researchers and scholars in science, social science and humanities have felt the significance of psychology as a discipline. So जो हमारे researchers और scholars हैं, whether it's in science, social science or humanities, they have always felt कि जो psychology है उसकी बहुत important एक significance है as a discipline. So here we will see the relationship of psychology with other disciplines. So हम लोग यहाँ पर अब relationship देखेंगे psychology का with the other डिसिप्लिन्स. लाइक एक डिसिप्लिन है फिलोसफी. तो फिलोसफी जब हम स्टडी करते हैं उसके साथ हम साइकोलॉजी को भी स्टडी करते हैं. जब हम मेडिसिन स्टडी करते हैं तब हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, बिकॉज यू माइट हैव studied about psychologist, like a difference between psychologist and a psychiatrist. like जो एक psychiatrist होता है, आप में बहुत सारे लोगों के पास बायो होगी, आप लोग psychiatrist बन सकते हैं because a psychiatrist can prescribe medicines, but एक psychologist जो होता है, psychologist मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता. वो इवन लाइक अ सिंपल मेडिसिन वो तक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. सो मेडिसिन के साथ भी हम लोग साइकोलॉजी को लिंक करते हैं. इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में भी हम लोग की साइकोलॉजी लिंक की जाती है, बिकॉज साइकोलॉजी बहुत एरियाज में हेल्प करती है. कंप्यूटर साइंस में साइकोलॉजी हेल्प करती है. लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मास कम्युनिकेशन में येस. म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ में हम लोग साइकोलॉजी को कैसे यूज करते हैं. आफ्टर स्टडिंग साइकोलॉजी यू विल बी एबल टू सॉल्व योर डे टू डे प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली. लाइक अब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे क्लास 12th में भी. क्लास 12th में वील स्टडी अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे एंड वील स्टडी सम लाइक स्ट्रैटेजीज जिससे हम लोग अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं. सो लाइक थ्रू साइकोलॉजी, एंड हम लोग एक डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे. तो थ्रू साइकोलॉजी हम लोग हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स, लाइक डे टू डे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि हमारे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है. द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट यू विल लर्न विल मेक यू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद अदर्स. आपका एक तो इंट्रा, लाइक आपका खुद से आपका रिलेशन, और एक इंट्रो, लाइक एक इंट्रा रिलेशन एंड एक इंट्रो रिलेशन. लाइक इंट्रा मीनिंग आपका खुद से, एंड इंट्रो मतलब दो लोग के, आपका दूसरों के साथ जो रिलेशन है वो भी एनहांस होता है व्हेन यू स्टडी साइकोलॉजी. साइकोलॉजी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन मोर बेटर वे. बेसिकली आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यूजिंग साइकोलॉजी.
By using various psychological principles, we can enhance our abilities like learning, memory, etc. Thus, the knowledge of psychology is quite useful in our everyday life and is rewarding from personal as well as social point of view. Now we have a difference between psychologists and psychiatrists. Like I told you, psychologists जो होते हैं वो people से deal करते हैं that suffer from day to day problems like unable to cope with stress, general mental unwell feeling, etc. And जो psychologist होते हैं वो prescribe medication नहीं कर सकते. They can't prescribe medication. Whereas जो psychiatrist होते हैं they can deal with patients mental disorders and they can prescribe medications as well. ना हम लोग के पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. आप लोग की बुक में एक प्रॉपर टेबल दे रखी है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. आई प्रेफर कि आप उन सबको रीड करें. बाकी इस पीडीएफ में यू विल फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स लाइक 1879 में विल्हेम वून established the first psychology laboratory in Leipzig, Germany, marking the beginning of psychology as a scientific discipline. In 1890, William James published the Principles of Psychology, which introduced the concept of dynamic psychology, emphasizing the role of evolution in shaping human behavior. Then 1905, Alfred Binet and Theodore Simon, they developed the first intelligence test, laying the foundation for the field of cognitive psychology. 1916 में the first psychology department at Calcutta University was established, marking the entry of psychology into academia in India. In 1920, Gestalt psychology was born in Germany, emphasizing the importance of perception and the whole over the sum of its parts. In 1922, psychology is included in the Indian Science Congress Association, further integrating psychology into the scientific community. In 1924, the Indian Psychological Association is founded, promoting the development and application of psychology in India. 1976 में Richard Dawkins publishes The Selfish Gene, popularizing the idea of evolutionary psychology and applying principles from evolutionary biology to the study of the human brain and behavior. With this, we have completed the very first chapter of class 11th. I hope आप सब लोग को अच्छे से समझ आया होगा. And if you guys have any doubts, please feel free to comment on this video. हम लोग हर एक comment का reply करेंगे. And if you have any suggestions, वो भी आप please नीचे डालिए. We'll be uploading next chapter according to our planner. आप वो हमारी community post पे देख सकते हैं. And that's